गांव मोहल्ला के देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। बंगाल विधानसभा चुनाव, नई पार्टी बनाएंगे अब्बास सिद्दीकी, ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी 10 जनवरी को नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नई पार्टी के बैनर तले वह एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हाल में ओवैसी बंगाल आए थे और बंगाल पहुंचने के बाद वह हुगली के फुरफुरा शरीफ में पीर की दरगाह पर पहुंचे थे और वहां फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात कर मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी के गठन के बाद शीघ्र ही ओवैसी बंगाल में सेक्युलर फ्रंट बनाएंगे। यह फ्रंट कांग्रेस, माकपा और टीएमसी के साथ समान दूरी बनाकर चुनाव में लड़ाई करेगा। बता दें कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बंगाल के हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह का दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में दखल है। जब राज्य में लेफ्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी ने इसी दरगाह की मदद से सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। बर्ड फ्लू का कहर, 5 राज्यों में संक्रमण की पुष्टि। एमपी ने प्रभावित राज्यों से पक्षियों के परिवहन पर लगाई रोक। देश में कोरोना के साथ साथ एक और संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में सैकड़ों पक्षियों को मार दिया गया है। केरल ने राज्य में इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि हमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से A1 इन्फ्लुएंजा की रिपोर्ट्स मिली है। हरियाणा में यह वायरस पोल्ट्री में संक्रमित हो गया है, जबकि बाकी राज्यों में जंगली और प्रवासी पक्षियों में ही इसे देखा गया है। किसान आंदोलन, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालात में कोई सुधार नहीं आया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसानों की स्थिति को समझ रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब सुनवाई 11 जनवरी यानी आने वाले सोमवार को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। लव जिहाद रोकने के लिए लाए गए कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, तत्काल रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए गए विवादास्पद कानून की समीक्षा करने पर राजी हो गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धर्मांतरण को रोकने के लिए लागू कानूनों में विवादास्पद प्रावधानों पर रोक तुरंत लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर उनसे पक्ष रखने को कहा है। कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है फाइजर कंपनी। लैटिन अमेरिकी देश पेरू और कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर के बीच टीके की खरीदारी को लेकर चल रही बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है। गतिरोध का मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर सारी दुनिया में चिंता पैदा हुई है। पेरू ने कहा है कि फाइजर कंपनी ने टीका बेचने के लिए करार का जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें उसने लीगल इम्यूनिटी का प्रावधान शामिल किया है। इसके मुताबिक अगर टीके का कोई साइड इफेक्ट हुआ या उसकी वजह से किसी की जान गई तो उसके लिए फाइजर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी 8 नई ट्रेनें, मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने लंबी दूरी के साथ ही लोकल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बंगाल के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के साथ ही अब 8 लोकल पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने की अनुमति दी गई है। इससे लोकल यात्री की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो। रोजमर्रा के काम धंधे वालों के लिए ये ट्रेनें खासी सहूलियत लेकर आ रही है। बुधवार से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।
भारतीय रेल की ओर से ट्रेन यात्रियों को राहत देने का दौर जारी है। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब पैसेंजर ट्रेनें भी यात्री सुविधाओं को देखते हुए कई रूटों पर चलाई जा रही है। ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की अगली कड़ी में रेलवे बोर्ड ने रांची और बोकारो से 8 मेमू पैसेंजर चलाने को हरी झंडी दे दी है। यह पैसेंजर ट्रेनें रांची, बोकारो और हटिया से बंगाल के लिए चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इन पैसेंजर ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी है। ये ट्रेनें 6 जनवरी से दौड़ना शुरू कर देगी। अगले सप्ताह से 21 घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करेगी स्पाइस जेट। किफायती एयरलाइन स्पाइस जेट अगले सप्ताह से 21 नई उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत 12 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से उड़ानों की शुरुआत की जाएगी, जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही होगी। इस बीच स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया 5 जनवरी को कोलकाता मुंबई उड़ान की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग हुई। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़कर 71 हुए। चेन्नई में 3 नए केस। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़कर 71 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक कुल 71 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच चेन्नई में कोरोना के नए स्ट्रेन के 3 नए केस आए हैं। चेन्नई में कोरोना के नए वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने मंगलवार को चेन्नई में कहा कि चेन्नई में कोरोना के नए स्ट्रेन के 3 और मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर तमिलनाडु में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 4 मामले सामने आ चुके हैं। चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि चेन्नई के 2 होटलों में कोविड-19 मामलों में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, लेकिन वहां भी मामलों में भारी कमी आई है। कई होटलों में सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। पीएमसी बैंक मामला, संजय राउत की पत्नी को ईडी ने 11 जनवरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले 5 जनवरी को वर्षा राउत से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने वर्षा राउत को पहला समन 24 नवंबर को हाजिर होने के लिए जारी किया था। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर 29 दिसंबर को पेश होने की नोटिस दी गई थी। दरअसल राज्यसभा सदस्य संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी के बैंक खाते में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में लेन देन हुआ था। ईडी ने इसकी जांच की तो पाया कि यह लेन देन 54 लाख रुपए का था। संजय राउत की पत्नी शक के घेरे में आ गई। इसी लेन देन की जानकारी के लिए ईडी के अधिकारियों ने वर्षा राउत को नोटिस जारी किया था। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।